इसमें दो चीज़ें हैं, एक आर्मी टेक ओवर करे, क्या इतने सक्षम है? क्या आर्मी ने हालांकि कहा प्रधानमंत्री को कि आप इस्तीफा दीजिए तभी हम आंदोलनकारियों पर काबू पा सकते हैं। एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि राजशाही फिर से लाया जाए। पिछले 16 साल में 13 बार वहाँ की सरकारें बदल चुकी हैं और जब से लोकशाही आई है, लोकतंत्र आया, तब से भ्रष्टाचार चरम पे पहुँच चुका है। तो ये सारे तमाम आवाज़ें वहाँ पे उठ रही हैं। आरती टिक्कू सिंह, आपको क्या विकल्प वहाँ का दिख रहा है? चूंकि वहाँ का विकल्प हमारे नेपाल के बीच रिश्ते को भी काफ़ी हद तक तय करेगा, चूंकि पिछले दिनों हमने देखा कि चीन की दखलंदाजी बढ़ी नेपाल में। नेपाल ने भी बॉर्डर इशू को लेकर के भारत की तरफ आंखें उठा कर देखना शुरू किया। अब स्थिति बदलेगी तो जाहिर तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आए के रिश्ते कैसे रहते हैं। सबसे सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? आर्मी टेक ओवर करे, राजशाही आए, या फिर लोकतंत्र में कोई दूसरा टेक ओवर करे? लक्ष्मण जी, देखिए, अभी तो फिलहाल आर्मी टेक ओवर करेगी और मुझे नहीं लगता है कि उसके बगैर अभी इमिडिएटली कोई विकल्प है। लेकिन लॉन्ग रन में मैं कहना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए कि अगर आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें और सभी कंट्रीज का जो हाल हुआ है पिछले 75 साल में, पहले तो कोल्ड वॉर के वो विक्टिम्स बने, और मैं इसमें इंडिया को इंक्लूड करती हूँ, इंडिया को अलग नहीं रखना चाहिए। जो नेपाल में हालत हुई है आज, और जो जिस तरह का आक्रोश करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हुआ है, ये आक्रोश हमने स्पोरेडिक इंस्टेंसेस में देखा है, अलग अलग राज्यों में देखा है, हमने दिल्ली में भी देखा है, अलग अलग इश्यूज को लेकर देखा है। जब एनार्की होती है उस वक्त पता चलता है कि जो हमने सिस्टम इतने टाइम से बनाया है या इंस्टीट्यूशंस बनाया है, वो उनकी कितनी मजबूती है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो तब पता चलती है। और फॉर्चुनेटली अभी तक हमने जिस तरह से सीए हैंडल किया है या फार्म प्रोटेस्ट हैंडल किए, मुझे लगता है कि ये सरकार ने अपनी कॉम्पिटेंस तब दिखाई। और जिस तरह से यहाँ बच्चे मारे गए हैं, कोई 20 लड़के मारे गए नेपाल में, उसका ऑटोमेटिकली वो साइकिल ऑफ वायलेंस क्रिएट हुआ, और उसका जो हश्र है, उसका जो आउटकम है, वो आज हमने देखा कि सरकार गिर गई। लेकिन बात है साउथ एशिया की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ये सिर्फ नेपाल का इश्यू नहीं है। अगर आप बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश में भी वो अलग बात है कि चाइना और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है पूरे रीजन में, उसकी वजह से काफी ज्यादा ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो उसका शिकार हो जाती है, कभी यूएस के साथ, कभी चाइना के साथ, और उसी बैलेंस में मारी भी जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे हटके देखें, तो एक कोशिश हुई थी कि पूरी जो साउथ एशिया की कंट्रीज है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, वो एक यूनियन बनाए, वो इकट्ठे हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा नेबरहुड है, और जिस तरह की हमारी अपनी, मैं कहूंगी, फॉरेन पॉलिसी की भी बहुत कमियां रही है, बहुत अभी उसका क्राइसिस हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में देखा, यहाँ नेपाल में देख रहे हैं, हमने मालदीव्स में देखा, हमने म्यांमार में देखा है, श्रीलंका में देखा है। तो फॉरेन पॉलिसी की जो कमजोरियां हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी जो ये आइडिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो छोटे छोटे सारे देश है, जो डेमोक्रेटिकली भी कमजोर है, इकोनॉमिकली भी कमजोर है, मिलिटरली भी कमजोर है, क्या ये इकट्ठे होकर एक फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते थे? जिस तरह से यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाया, या कई सारे, अभी भी अगर आप देखें, जिस तरह से वेस्ट इकट्ठे होकर वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करता है, वो उस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का जो आइडिया है, वो बेशक लोगों के दिलों में है या दिमाग में है, लेकिन उसकी उस दिशा में अभी तक हम बढ़े नहीं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हाँ। इंडिया चूंकि सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे इकोनॉमिकली भी सबसे स्ट्रांग कंट्री है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है कि ये हमारे सारे नेबरहुड, जब आप एम्बेसडर मल्होत्रा ने सही कहा कि अगर आपका नेबरहुड अनस्टेबल है, तो आप पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, आपके यहाँ पे भी बड़ी सारी फॉल्ट लाइंस है, उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जो कोल्ड वॉर में हुआ वो नहीं होना चाहिए। अगर यूएस और चाइना का कोल्ड वॉर लग ही रहा है कि इमर्ज हो रहा है, अगर अगले 10-20 साल में भी वही सिचुएशन रहेगी जो कोल्ड वॉर 1.0 में था और 2.0 में भी होगा, तो मुझे लगता है सभी
स्टेट्स को मिलकर सोचने की ये जरूरत है कि अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपनी कंट्रीज की सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो सिक्योरिटी है वो इसी में है कि इकट्ठे होके इस बात पे सोचे। इकट्ठे होकर इस बात पर सोचे। धनंजय त्रिपाठी साहब, बड़ा ही मीनिंगफुल सजेशन है आरती टिक्कू सिंह का, कितना फेजिबल लग रहा है आपको? देखिए इकट्ठे नहीं, सजेशन तो अच्छा है, और डेफिनेटली अगर हम फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया की बात करें तो किसी तरीके का एक इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन तो जरूरी है, और उसकी आवश्यकता भी है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते हमें एक साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी साउथ एशिया के अंदर है। पॉलिटिकल इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज है, और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की भी जिस तरह का रिलेशनशिप है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है साउथ एशिया कोऑपरेशन को लेकर के। लेकिन जो नेपाल के अंदर चीजें हो रही है, ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि ओपन बॉर्डर्स भी हमारे उनके साथ है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज नेपाल के अंदर इस कारण है क्योंकि जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि नेपाल के अंदर ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस नहीं हुए हैं। हमने 1950-60 में भी देखा वहां पर कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हुआ, काफी बड़ा आंदोलन चला। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के खिलाफ आंदोलन चला और एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पर रिपब्लिक की तरह आया। और ये जो नौजवान है ये ओली के समर्थक रहे हैं। ये बहुत कम जगह पर उभर के सामने आ रहा है, बातचीत में नहीं आ रहा है कि इसमें से अधिकतर लोग ओली के समर्थक भी रहे हैं। पर ओली ने जिस तरह से एक तानाशाही रवैया अपनाया, और मेरे ख्याल से उनकी अगर आप देखिए तो पिछले इस जनवरी से लगातार ओली को लेकर के एक टेंशन या एक तरह का गुस्सा नेपाल की जनता के अंदर आ रहा था कि वो हर चीज को दरकिनार कर रहे थे। जब उन्होंने ये सोशल मीडिया बैन भी किया तो उनको कहीं से भी अंदाजा नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिपरकशंस होगा। डिमांड आ रही थी और उस डिमांड को भी उन्होंने दरकिनार किया। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का रवैया उनका रहा, और क्या लोग कह रहे कि क्या चाइना फैक्टर है कि किस कारण उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो इनका जो कार्यकाल का जो तरीका था वो नेपाल की जनता के अंदर गुस्सा बना, और इनके ही बहुत सारे जो नौजवान इनके ही समर्थक थे वो इनके खिलाफ खड़े हो गए। और एक और ट्रिगर पॉइंट है सोशल मीडिया में, जो नेपाल के लोगों से बात करके अभी पता चल रहा है कि बहुत सारे कामकाज भी प्रभावित हुए। जो डे टू डे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो सोशल मीडिया के थ्रू चलती थी, वो भी इन्होंने पूरी तरीके से ठप कर दिया। एक चीज हमें नेपाल के संदर्भ में ये नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत सारा नेपाल का जो जनता है वो अलग अलग देशों में रहती है, भारत में रहती है, और सोशल मीडिया के तहत वो कनेक्ट भी होते हैं अपने देश से, अपने परिवार से। तो ओली ने इतनी नासमझी दिखाई कि वो कनेक्शन भी इन्होंने काट दिया। इन तमाम चीजों को लेकर के ओली के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा आया, और लोगों ने ये देखा कि चाहे जो भी हो, राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वही चेहरे कभी अलग किसी और पार्टी के तहत या किसी और पार्टी के तहत वो आ रहे हैं। तो ये एक गुस्सा तमाम सारी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी आ गया, और ये जो बड़ा ट्रिगर जो वायलेंस में तब्दील हुआ, अगर वहां पे हिंसा ना होती है तो युवा ना मरते, तो शायद ये हिंसक मोड़ इस तरह से ना लेता। लेकिन उनके मरने के बाद मेरे ख्याल से जो बच्चे थे उनके अंदर और वो क्रोध आ गया, और उसके कारण जिस तरीके का अभी जो रिएक्शंस वहां पे चल रहा है वो काफी मतलब गंभीर है, और इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए। बिल्कुल, इस दो बातें जो आपने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के साथ नेपाल का ओपन बॉर्डर है, वहाँ से कोई भी आ जा सकता है। वहाँ पे वैसी पाबंदी भी नहीं होती, वीज़ा भी नहीं लगता है, लोग वैसे ही शॉपिंग करने, शाम का मार्केटिंग करने पहुँच जाते हैं। भारत से नेपाल, नेपाल से भारत, ऐसे भी कई जगह वहाँ पे हैं, शहर हैं। लेकिन दूसरी बात एक और चीज़
कि सोशल मीडिया पे जो फीडबैक आ रहे थे उसका भी ध्यान नहीं दिया गया वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा, वहाँ की सरकार की तरफ से। मैं दोनों सवालों को लेकर के आऊँगा। शुभंकर मिश्रा हैं, विपिन भट्ट हैं। विपिन भट्ट साहब, सबसे पहले आपके पास आ जाऊँ जरा। ये सोशल मीडिया की बात चली तो उसको लेकर मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसको हम लोगों को एक ताकतवर फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर देखना चाहिए, और जेन्युइन फीडबैक कहाँ से आ रहा है, जेन्युइन लोगों की तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, कभी लोग इस तरह सड़कों पर ना उतर जाएं, उसका आपको एहसास पहले हो जाना चाहिए। सरकार के भीतर भी ये मैकेनिज्म होना चाहिए, बजाय कि उसको बैन करने के। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया को बैन करना तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक जेनजी की ज़रूर बात हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि बहुत सारे बिजनेसेस उस पर चलते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें उस पर चलती हैं, मतलब पूरा लाइफस्टाइल आप सुबह से लेकर रात तक अगर आप खुद पे ध्यान दें तो आप सब कुछ तो काम अपने फ़ोन के ज़रिए कर रहे हैं, और उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो उसको ऑल ऑफ सडन स्टॉप कर देना, आप किसी भी एक बड़ी दुर्घटना के लिए खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। जेनजी जहां तक बात है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ था, और मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि वो अपनी लाइफस्टाइल ही इसके अंदर बुनते हैं, उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है। आपके लिए, हमारे लिए फिर भी शायद थोड़ा ये काम करने की जगह है, लेकिन उनके लिए A to Z रिलेशनशिप से लेकर वर्किंग प्लेस सब सोशल मीडिया के रास्ते होके जाता है। तो ऐसे में उस पर एक ब्लैंकेट बैन लगाना या उसको क्रब कर देना, तो वो आपके लिए एक ऑल एंड ऑल हिट पॉइंट हो जाता है, जो नेपाल में होता हुआ हमने देखा। और उसका एक और फॉल आउट ये भी होगा आगे भी। अब तो वो सर्विस शुरू हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो घटना घटनी थी वो नेपाल के अंदर घट गई। आपने ऐसा करके सबको जो एक अभिव्यक्ति का रास्ता था, मतलब वो एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम कर रहा था। एटलीस्ट लोग बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, और जब आपने उसको दबा दिया तो फिर वो विस्फोट होना ही था, जो हमने नेपाल में होता हुआ देखा है। हालांकि आगे चल के मुझे लगता है कि हर कोई, सिर्फ नेपाल नहीं, बाकी सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस मीडिया को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रखा जाए, इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्मण जी। आई थिंक वो भी आपके सवाल का हिस्सा था कि हर देश की सरकार को सोशल मीडिया के जो मतलब फॉलोआउट्स हैं उस पर तो नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फॉलोआउट जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आपने कुछ गलत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पढ़ ली, या कुछ और मिसगाइड आप हो गए, कुछ और दिग्भ्रमित हो गए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर बातें चली जाएं, जहाँ पूरा का पूरा मास मोबिलाइजेशन हो जाए, इतनी बड़ी हिंसा में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल हर देश की सरकार को सोशल मीडिया के इस साइड को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, और उसे अच्छी तरह से एक मैकेनिज्म बना के टेकल करना चाहिए, ताकि इतनी खराब स्थिति कभी पैदा ना हो। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पर अभी आरती जी ने शायद शुरुआत में बोला था कि अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, अगर उसका मिसयूज होने लग जाए तो धारी तलवार की तरह है, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, मुसीबत बन सकती है। शुभंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनको बॉर्डर मैनेजमेंट का भी बड़ा लंबा अनुभव भी रहा हुआ है, और सेना में थे तो तैनात भी रहते थे सीमाओं पर, और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। शुभंकर, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि ये नेपाल में हो रही सारी घटना, इससे पहले हमारे एक पैनलिस्ट धनंजय त्रिपाठी साहब कह भी रहे थे, ये इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि हमारा नेपाल से बॉर्डर ओपन बॉर्डर है। आपके हिसाब से ये पहलू कितना बड़ा कंसर्न है हम लोगों के लिए? लक्ष्मण जी, आपको और आपके समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार और जय हिंद। देखिए, धनंजय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि नेपाल के साथ हमारा ओपन और पोरस बॉर्डर है, और पिछले 36 सालों में नेपाल में राजा वीरेंद्र की जब हत्या हुई और उसके बाद की जो चीजें 1989 के बाद संधि के बाद से जो चीजें बिगड़ी, और एक तरीके से जो नेपाल और भारत का चोली दामन का साथ था, वहां पे एक दुराव आना शुरू हुआ। 36 साल पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि 36 साल में 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं। जो उस समय बच्चे थे वो प्रौढ़ हैं, और जो बाद की जनरेशन्स आई हैं, जो आज जिस तरीके से जेनजी वहां पे है, उनका वो भारत के साथ जो एक नैसर्गिक लगाव था, वो लगाव नहीं है जो उनके पुरखों का था। एक ये चीज समझने वाली। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बॉर्डर की आपने बात की, चूंकि हमारा बॉर्डर बहुत ही खुला हुआ है, हमारे और आने जाने पे हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही हमारे यहाँ एक दूसरे के नागरिकों की हम चेकिंग करते हैं, ना ही उनकी कोई शिनाख्त होती है। इस वजह से ये हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा कि सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हमारी एसएसबी और बाकी जो स्टेट पुलिस की एजेंसीज हैं बॉर्डर पे, उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, उनको अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल के रास्ते पहले भी काफी घुसपैठ होती रही है। और आज अगर दिन भर जो खबरें चल रही थी उसमें नेपाली युवकों का भी और बहुत सारे नेपाली पत्रकारों का भी ये बार बार बयान आ रहा था कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कुछ लोगों का, जो वो खुल के नहीं कह रहे थे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इस संघर्ष को हथियाने की कोशिश की। नतीजा ये था कि शाम तक जेनजी जो मूवमेंट के सूत्रधार थे, जो बड़े नाम थे, उन लोगों ने अपने आप को संघर्ष से वापस लिया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक मतलब स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है। और किस तरफ रुख लेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि नेतृत्व विहीन भीड़ जब इस तरीके से काम करती है तो वो किस दिशा और किस दशा तक पहुंच जाए उसका कोई ठिकाना नहीं होता। नेपाल में भी यही हो रहा है, क्योंकि भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो अलग अलग छोटे छोटे तबकों में छोटे छोटे लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं पे 100 लोगों की भीड़ का कोई एक लीडर है, कहीं पे 200-400 लोगों की भीड़ का कोई दूसरा लीडर है, जिसकी परिणति इस तरीके के हिंसक घटनाओं में हो रही है। मुद्दा सोशल मीडिया से और करप्शन से, नेपोटिज्म से शुरू हुआ, जिसका अभी विपिन जी ने बहुत ही सही उदाहरण दिया कि अगर उन्होंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं तो ये फटना था और ये फटा। बट मेरी समस्या जो है वो इसके बहुत बड़े जो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उससे है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारे पड़ोस में चीजें हो रही हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान को अपदस्थ किया गया, और अब नेपाल के साथ नेपाल में जो कार्रवाई हो रही है, ये सारी चीजें एक पैटर्न को दिखाती हैं। और ये चिंता का ज्यादा बड़ा विषय है, बजाय इसके कि नेपाल में अब क्या हो और आगे हमारे साथ सबसे बिल्कुल, बड़ी ये अभी एक जो बड़ा हमारी कंसर्न है। issue है। हम लोग इस पे थोड़ी सी चर्चा किए तभी, लेकिन इस पे हम लोग आगे और विश्लेषण विस्तार से चर्चा करेंगे।